दोस्तों, मैं अभय पांडे आप लोगों को आज भारत में मुगलों के आने से लेकर के और आगे के इतिहास को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। आप लोगों को पता होगा कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। अस्थायी मुस्लिम शासन व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिल्ली में एक विदेशी आक्रांता आता है और आक्रमण करता है, और आक्रमण के परिणाम स्वरूप वो जो है दिल्ली पे अपना अधिकार कर लेता है, और उसके कई छोटे छोटे वंशों ने भारत में शासन किया, जिसे जो है दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोधी वंश का इब्राहिम लोधी माना जाता है। दोस्तों, इब्राहिम लोधी जिस समय शासन कर रहा था भारत में, उसी समय विश्व क्षितिज पर एक 11 साल की उम्र में राजगद्दी को प्राप्त करने वाला बाबर भी उभर के सामने आया। वह अपने शुरू के प्रयासों में तो असफल रहा, लेकिन अपनी छोटी सेना टुकड़ी की सहायता से काबुल समरकंद से भागा। 2 बार युद्ध करने के बाद समरकंद में पराजित हुआ और भाग करके काबुल को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, और उस छोटी टुकड़ी के साथ धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करना शुरू किया और बड़ा किया। ऐसे ही वह 1526 ईस्वी में घटती हुई स्थिति को देख करके दिल्ली सल्तनत की शासकों के अंदर की कमियों को देख करके एक बार उसका रुझान भारत की तरफ हुआ। 1526 ईस्वी में वो जो है भारत में आता है। अब लोग कहते हैं कि यह क्या ऐसी खास बात थी बाबर के अंदर, वह इतना बड़ा साम्राज्य इतने कम समय में हासिल कर लिया। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और उसकी माँ का नाम कुतुब निगार खान था, जो 2 वंश की खून उसके सीने में पल रही थी। एक वंश को हम लोग कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक वंश है तैमूर वंश। तैमूर वंश का उमर शेख मिर्जा था, और चंगेज खान आप लोग इतिहास में जानते हैं, बहुत खतरनाक अपने ज़माने का आक्रांता रहा है। उसके कुल की थी उसकी माँ। इन 2 वीर कुलों की जाति खून जो है ब्लड इसके शरीर में घूम रहा था। तो ऑटोमेटिक जो वीर होते हैं उनके पुत्र भी वीर ही होते हैं। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से भारत के तरफ अग्रसित हुआ और भारत में साम्राज्य को स्थापित करना शुरू किया। सबसे पहले वह 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी के साथ जो है युद्ध करना शुरू किया, और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी शुरू में बहुत तीव्र गति से उसका सामना किया। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा, लेकिन उसकी सधी हुई सेना और तोपखाने के प्रयोग के कारण बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ और इब्राहिम लोधी की हार हुई। पुनः 1 वर्ष बाद वह खानवा में राणा सांगा से युद्ध किया, जिसे खानवा का युद्ध के नाम से जानते। 1527 ईस्वी में हुआ था। फिर जो है 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से किया। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ। बाबर का मनोबल और उसके सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पे था। इसी बीच कुछ अफगान सरदारों ने बाबर का विरोध किया, और घाघरा के मैदान में अफगान सरदारों के खिलाफ 1529 ईस्वी में बाबर ने एक युद्ध निर्णायक युद्ध लड़ा, और इन युद्धों के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत सदा के लिए खत्म हो गया और भारत में एक नई साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम लोग मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हुमायूं के विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि बाबर अनेक युद्धों को लड़ा, भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी। 1526 से पहले भी वो उसका जीवन युद्ध में ही रहा। 1530 में अचानक युद्ध के दौरान उसका तबीयत खराब हुआ और दिन प्रतिदिन उसके तबीयत में ह्रास होता गया। 26 दिसंबर 1930 में बाबर सदा के लिए सो गया। इसका देहांत, बहुत लोग कहते हैं कि देहांत के विषय में कोई शहर ऐसा नहीं जो ज्ञात हो। इसका देहांत आगरा में हुआ था, लेकिन इसकी लाश को काबुल में दफनाया गया, जैसे कि इसकी इच्छा थी। इसके बाद इसका सबसे प्रिय पुत्र हुमायूं था, जो वाकई में एक योग्य पिता का योग्य पुत्र था। हुमायूं अपने जीवन काल में जब पिता के साथ रहता था तो अनेक युद्धों में भाग लिया। इससे प्रभावित होकर के बाबर चाहता था कि मेरे न होने के बाद हुमायूं ही मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन हुमायूं को इसके बड़े भाइयों के बीच में, अन्य इसके चाचा के लड़के थे, इसके भाई थे, उनके बीच में इन्होंने जो केंद्रीय सत्ता पाया उसमें उसका भी खंडन किया और छोटा छोटा टुकड़ा अपने अन्य भाइयों को दे दिया। ये कहानी, इसका इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू।